चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि पहले भी बता चुके थे, आपको याद नहीं होगा, हम पहले भी आपको बताए थे कि सप्ताह में एक दिन जो है एक निबंध आपको मिलता रहेगा और ये निबंध जो होगा 10th और 12th दोनों के लिए होगा, एक ही निबंध दोनों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का निबंध। और अंतर बस इतना है कि 10 के बच्चों के लिए यही निबंध जो है आपका 10 अंक का है और 12th के बच्चों के लिए इसी निबंध का केवल अंक कम है, 2 अंकों का उन लोग का निबंध होता है। ठीक है, अन्यथा विशेष कोई अंतर नहीं है। और यदि आपका निबंध कंप्लीट होता है तो निश्चित तौर पर 8 से 10 अंक जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है बोर्ड परीक्षा के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एकदम न मिस करें। ठीक है, इसलिए यदि आपको लगता है कि निबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूरा इस वीडियो को देखें ताकि बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए, ताकि खुद से भी आप लिखने का प्रयास कर सकें। एक बार अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि लिखने का कुछ ना कुछ जो है क्षमता आप में विकसित हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। स्टार्ट करते हैं। शीर्षक है दहेज प्रथा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचलित, अब तक के बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन, और भी आगे प्रत्येक सप्ताह जो एक एक निबंध हम देखेंगे। ठीक है, इसकी चिंता नहीं कि केवल दहेज पढ़ा दिए, और भी जो भी कोरोना वायरस के ऊपर हो है या फिर भ्रष्टाचार के ऊपर है, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर है, इस तरह आगे भी हम आपको वीडियो देते रहेंगे। शुरू करते हैं दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा हो या कोई भी निबंध हो, स्टार्ट जब भी हम करेंगे तो पॉइंट वाइज करेंगे। पॉइंट वाइज से होगा क्या कि इससे आसानी रहती है जांचने वाले को भी। अगर वो पूरा मान लिया आपका पैराग्राफ नहीं भी पढ़े हैं तो केवल आपके एक पॉइंट जो आप बिंदु लिख दिए उससे पता लग जाएगा उनको कि पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परिचय, दहेज है क्या, दहेज की क्या स्थिति है। तो वर्तमान समय में सबसे बुरी और सबसे खराब जिस सामाजिक समस्या ने हमारे भारतीय समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रखा है, उस सामाजिक समस्या का, उस सामाजिक बुराई का नाम दहेज है। अब वर्ग चाहे उच्च हो, मध्य हो या निम्न हो, समाज के किसी भी वर्ग में किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा दहेज का प्रचलन निश्चित तौर पर है। ठीक है, अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, अन्य धर्मों में तो कुछ कम भी है या नहीं भी है, लेकिन हिंदू धर्म में जो है दहेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हुआ इसका परिचय। सेकंड, इसका अर्थ। दहेज तो नाम सुने हो, लेकिन कहते किसको हैं, दहेज होता क्या है, दहेज का अर्थ क्या होता है। अगर ये सवाल पूछे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं फ्लॉप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम जवाब देते हैं इसका। विवाह के समय वधू पक्ष यानी कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार स्वरूप जो रुपया पैसा, धन दौलत, साजो सामान इत्यादि दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। और ये सब कुछ देने की जो प्रथा है या ये सब कुछ देने की जो परंपरा है, इसे ही क्या कहते हैं, दहेज प्रथा कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ देने की परंपरा या प्रथा को क्या कहते हैं, दहेज प्रथा कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए अर्थ। दहेज किसको कहते हैं, विवाह के समय वधू पक्ष या कन्या पक्ष द्वारा या लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को या वर पक्ष को उपहार स्वरूप जो रुपया पैसा, धन दौलत, साजो सामान इत्यादि दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। और ये सब कुछ देने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, उसे ही क्या कहते हैं, दहेज प्रथा। नेक्स्ट क्या है, दहेज का इतिहास। तो यदि भारतीय समाज को आप उठाकर देखें तो कई ग्रंथों में इस बात का आपको विवरण मिलेगा कि दहेज जो है प्राचीन काल में भी था, दहेज का प्रचलन प्राचीन काल में भी था। अब चाहे मनुस्मृति उठा लें आप, काठक संहिता उठा लें, इन सब ग्रंथों से जो है कई ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भी दहेज नामक संस्था थी, दहेज दिया और लिया जाता था। मनुस्मृति जो बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदुओं का, मनुस्मृति में इस बात का विवरण है कि प्राचीन काल में विवाह के समय माता पिता जो है
दहेज स्वरूप गायों इत्यादि का दान करते थे। इसके अलावा अगर आप महाभारत रामायण वगैरह देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि दहेज स्वरूप, जैसे कि पांचाली है, द्रौपदी है, तो राजा द्रुपद ने दहेज में राज्य का हिस्सा, हाथी, घोड़े, बहुत कुछ दिया था। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि प्राचीन काल में भी दहेज था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में दहेज जो है इच्छा की वस्तु थी, मांग की वस्तु नहीं थी। दहेज दिया जरूर जाता था लेकिन दहेज की डिमांड नहीं की जाती थी, दहेज मांगा नहीं जाता था। ये इच्छा के ऊपर और क्षमता के ऊपर निर्भर था। और यही कारण है कि प्राचीन काल में बिना दहेज के भी विवाह होता था। प्राचीन काल में बिना दहेज के विवाह होता था। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे भीष्म पितामह के जो पिता थे, भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, उनका जो विवाह हुआ था एक मल्लाह की बेटी से हुआ था। अब सोचिए, एक मल्लाह की बेटी से एक राजा का विवाह हुआ, तो क्या वो दहेज दिया? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बिना दहेज के विवाह होता था। इसका सीधा मतलब है कि प्राचीन काल में दहेज नामक संस्था थी, प्राचीन काल में भी दहेज चलता था, लेकिन प्राचीन काल में दहेज जो है इच्छा की वस्तु थी, मांग की वस्तु नहीं। दहेज दिया जाता था लेकिन लड़की का पिता जो है या लड़की के परिवार वाले जो हैं अपनी इच्छा, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा और क्षमता के अनुकूल दहेज देते थे। और एक तरह से मान के चलिए तो प्राचीन काल में दहेज जो है मूल रूप से उपहार ही था, मूल रूप से उपहार ही था। क्योंकि अरे आजीवन तो नहीं, बेटी को जन्म से ही बेटा जैसा दुलार प्यार मिला है और बेटी अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं और अन्यत्र रहने जा रही है किसी अनजान व्यक्ति के साथ, तो क्या कुछ उपहार नहीं दे सकते माता पिता? तो उस हिसाब से चलता था। तो ये हुई प्राचीन काल की स्थिति। ठीक है, आगे है वर्तमान में दहेज। और एक बात सुन लीजिए आगे बढ़ने से पहले, जिन बच्चों को इस निबंध का पीडीएफ चाहिए, मान लिया हम तो बोल रहे हैं तो आप बोलते समय जरूरी नहीं कि आप लिख भी लें, इसलिए जिन बच्चों को इस निबंध का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो जाएं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर ले और टेलीग्राम में जाएं, ऊपर सर्च का ऑप्शन रहता है, सर्च में जाइए और सर्च कीजिए शशि सर ऑफिशियल। ठीक है, ब्रैकेट में होगा 12th, शशि सर ऑफिशियल 12th। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, या अभी आगे से जो भी हम निबंध पढ़ाएंगे आपको सबका पीडीएफ यहीं मिलेगा, इसलिए आप पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, आपको पीडीएफ यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, 10th का भी 12th का भी। ठीक है, जो भी यूट्यूब पर क्लास चलेगा उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, जिसका हम डील नहीं करवाएंगे, मान लिया हम लिखवाएंगे नहीं यूट्यूब पर, तो वहाँ यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। मान लिया 10th का तो लिखवा रहे हैं तो उसका तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में दहेज का स्वरूप। वर्तमान में दहेज का स्वरूप, यानी अभी तक तो हम लोग देख लिए कि प्राचीन काल में क्या कंडीशन था दहेज का, तब देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान का जहां तक सवाल है तो वर्तमान में दहेज जो है इच्छा की नहीं, मांग की वस्तु है। दहेज दिया नहीं जाता, दहेज मांगा जाता है। दहेज दिया नहीं जाता बल्कि मांगा जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिस व्यक्ति की हैसियत जितनी अधिक होती है, जिस व्यक्ति की कमाई जितनी अधिक होती है, उस व्यक्ति की दहेज की मांग उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, उस व्यक्ति की दहेज की मांग क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है। इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े जो सरकारी कर्मचारी है, उनका आज डिमांड 10-20 लाख तक चला जा रहा है। ठीक है, उनका डिमांड जो है 10-20 लाख तक चला जाता है। और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि वर्तमान समय में बिना दहेज के विवाह हो पाना जो है असंभव सा मालूम होता है। बिना दहेज के विवाह हो पाना असंभव सा मालूम होता है। ऐसा लगता है जैसे बिना दहेज के विवाह होगा ही नहीं। या आप अपने आसपास देख रहे होंगे गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, हम तो ऐसे ऐसे लड़कों को देखे हैं जो दहेज में जो है चाहिए तो क्या, दहेज में चाहिए अपाची, ठीक है, दहेज में चाहिए पल्सर। पता लगा कि शादी के 1 महीना बाद पेट्रोल डलाने तक का पैकेट में पैसा नहीं है। शादी के 1 महीना बाद जो है उसमें पेट्रोल डलाने तक का पैसा नहीं है, लेकिन चाहिए अपाची है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन है। ठीक है, इतना ज़्यादा दहेज का डिमांड है। और
ये तो गरीब तबके का बात बताए, और अमीर तबके में तबका जितना ऊपर होता चला जाएगा दहेज की मांग भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और आज मानवीय मूल्य जो है एकदम गिर गए हैं। भारतीय समाज में मानवीय मूल्य इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि हम भारतीय जो है मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर, मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर जो है दहेज की मंडी से दूल्हे खरीदते हैं और बेचते हैं। जिस प्रकार मंडी में भेड़ बकरियां बिकती हैं, ठीक उसी प्रकार आज दहेज की मंडी में जो है दूल्हे बिक रहे हैं। ऊंचे ऊंचे दाम लगाए जाते हैं। जो दूल्हा जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसकी हैसियत जितनी अधिक है, उस दूल्हा का दाम उतना अधिक। ठीक है, थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मजाक नहीं, भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई को जो है आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, दहेज की मंडी में जो है दूल्हे भेड़ बकरियों की तरह बिकते हैं। जो दूल्हा जितना अधिक पढ़ा लिखा होता है, जितना ज़्यादा हैसियत वाला होता है, जिसकी संपत्ति जितनी अधिक होती है, जिसकी कमाई जितनी अधिक होती है, उसकी दहेज की मांग उतनी ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, यहाँ मानवता कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, चलिए तो समझ लिए वर्तमान में दहेज की क्या स्थिति है। बिना दहेज के विवाह हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगता है। कारण, चलिए दहेज का कारण क्या है? तो दहेज तो कोई प्राकृतिक घटना है नहीं। दहेज का तो कोई प्राकृतिक कारण हो नहीं सकता कि हाँ भाई पानी ज़्यादा हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई, तो पानी ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आ गया, या पानी कम पड़ा तो सूखा हो गया, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे सिंगल पीस जो है एक लौता कारण है, मनुष्य की लोभ और लालच की प्रवृत्ति। लोभ और लालच के बस में आकर जो है मनुष्य दहेज ले रहा है और दहेज दे रहा है। उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जो है अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो ऐसा फीलिंग आ रहा है, लग रहा है जैसे बेटे को आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेचने वाला जो फीलिंग है उसको छोड़िए और कारण को ख़त्म कीजिए। तो मेन कारण क्या है? बहुत लंबा इसमें नहीं जाएगा। मेन कारण इसका क्या है? लोभ और लालच की प्रवृत्ति। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट है दहेज के दुष्परिणाम या दहेज की हानियां भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये दुष्परिणाम जो है थोड़ा लंबा चलेगा, इस चलते हम ऊपर वाला मिटा लेते हैं। दुष्परिणाम एक एक करके आपको जो है बहुत सारे हम बताएंगे। दुष्परिणाम या हानियां, क्या क्या हानियां हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दहेज प्रथा से हानियां क्या है? तो सबसे पहला हानि सुनिए, सबसे पहला हानि है लिंग भेद। जिस घर में जिस समय से बेटी का जन्म होता है, उसी समय से माता पिता परिवार के लोग उसके विवाह की चिंता को लेकर, दहेज की चिंता को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, उसके भविष्य को सोचकर इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उसके जन्म पर खुशियां मनाने के बजाय लोग उदास हो जाते हैं। खुशियां मनाने के बजाय क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। इसके कारण हर समय आजीवन जो है उनके साथ लिंग भेद किया जाता है, लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। बेटा और बेटी का मान सम्मान जो है अलग होता है, तो इसी को कहते हैं लिंग भेद। तो लड़का और लड़की में जो भी लिंग भेद होता है, इसका मेन कारण, मेन रीजन क्या है? दहेज प्रथा। दूसरा देखते हैं, कई बार आप सुने होंगे कि जन्म लेने से पहले ही बेटी का जो है हत्या कर दिया जाता है। हत्या कैसे होता है? तो भ्रूण हत्या, इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। बेटी जब गर्भ में पल रही होती है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसका लिंग पता करवा के कई माता पिता जो है जन्म लेने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं, मार देते हैं। तो ये जो भ्रूण हत्या हुआ, ये जो भ्रूण हत्या हुआ, इसका भी कारण कौन है? दहेज प्रथा है। भ्रूण हत्या का कारण भी कौन? दहेज प्रथा। इसी कारण भ्रूण हत्याएं भी हो रही हैं। नेक्स्ट, अगर तीसरा इसका दुष्परिणाम हम देखें तो तीसरा दुष्परिणाम आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा समाज में बेमेल विवाह आपने देखा होगा। बेमेल विवाह का मतलब समझते हो? लड़का जो है अनपढ़ गवार है, ठीक है, लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है, दोनों का किसी प्रकार का कोई मेल नहीं। या फिर आप लोग सुने ही होंगे कि सरकारी नौकरी वाला लोग का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है कि काले हैं या कुछ भी हैं, नाटे हैं, कुछ भी हैं, अगर नौकरी है, अच्छा खासा इनकम है तो लड़कियां सुंदर सुंदर मिल जाती है। तो ये बताइए, ये भी बेमेल विवाह है। हैसियत नहीं देखिए, दोनों का मेल कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, लड़की गोरी चिट्टी है, सुंदर है, सुशील है, और लड़का जो है
काला है या कुरूप है या अन्य तरह का है, तो यहाँ भी बेमेल विवाह ही काम कर रहा है। तो ये भी किसके कारण? दहेज के कारण। काहे कि अनपढ़ वो 4 लाख मांगता है, पढ़ल का तो 10 से नीचे बातें नहीं करेगा। तो समझ गए? तो बेमेल विवाह का कारण भी क्या है? दहेज प्रथा। इसके अलावा कई सीरियल्स, कई फिल्मों में या फिर आप न्यूज़ वगैरह में सुने होंगे कि दहेज की मांग करने के कारण शादियां टूट गई। ठीक है, मड़वा में दूल्हे ने दहेज की मांग की या बाइक की मांग की या सोने की अंगूठी की मांग की या चेन की मांग की, और वहीं पे थाना पुलिस हो गया और वहीं पे शादी क्या हो गया? कट गया। तो कई बार जो है विवाह क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो विवाह का टूटना जो है ये भी किसके कारण है? दहेज प्रथा के कारण। ठीक है, और सुनिए, कई बार विवाह हो जाने के बाद भी जब लड़कियां मायके से ससुराल जाती हैं तो विवाह के बाद उनके सास ससुर या फिर उनके परिवार वाले दहेज की मांग को पूरा करने के लिए जो है दबाव डालते हैं, कई तरह से प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, तो शादी के बाद मान लिया लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना या मारपीट करना, ये सब कुछ आता है किसमें? प्रताड़ना में। तो महिलाओं को जो भी प्रताड़नाएं दी जाती हैं विवाह के बाद, उनका भी कई ना कई कारण जो है दहेज प्रथा ही होगा। आप लोग देखे होंगे कई बार न्यूज़पेपर में दहेज के चलते फलाना जगह बहू को जिंदा जला दिया सास ने। ठीक है, फलाना जगह दहेज के कारण दूध में जहर मिला दिया, तरह तरह की बातें हैं। ठीक है, तो ये सब जो प्रताड़नाएं हो रही हैं किसके कारण? दहेज प्रथा के कारण। कई बार इन प्रताड़नाओं से तंग आकर, ठीक है, कई बार इन प्रताड़नाओं से तंग आकर लड़कियां जो हैं आत्महत्या भी कर लेती हैं। कई बार सुने हों कि दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर फलाना जगह लड़की ने आत्महत्या कर ली, या फिर कई बार ससुराल वाले जो है प्रताड़ित न करके डायरेक्ट हत्या भी कर देते हैं, दूध में जहर मिला देते हैं या फिर केरोसिन से जला देना, तरह तरह की बातें हैं। तो हत्या भी एक कारण है किसका? दहेज का। और कई बार दहेज की डिमांड, दहेज की मांग न पूरा होने पर तलाक जैसे कंडीशन भी उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार तलाक होते हैं किसके कारण? दहेज के कारण। तो समझ लो, समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक स्त्री पर होने वाला लगभग जितना अत्याचार है, उन सब का जड़ कहीं ना कहीं कौन है? दहेज है। अब चाहे घर में बेटा बेटी में भेदभाव हो, लिंग भेद, जन्म से पहले बेटी को मार दिया जाए, भ्रूण हत्या, विवाह में मेल नहीं हो रहा है या बेमेल विवाह, तो इसका भी कारण दहेज प्रथा है। विवाह टूट जा रहा है, इसका भी कारण दहेज प्रथा है। प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, गाली गलौज, मारपीट, तरह तरह की बातें हैं, खाना नहीं दिया जा रहा है, तो इसका भी कारण दहेज प्रथा है। आत्महत्याएं हो रही हैं, हत्या हो रहा है, तलाक हो रहा है। समझ लो कितना सारा दुष्परिणाम है इसका। यानी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का, समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का जड़ जो है कहीं ना कहीं कौन है? दहेज प्रथा है। ठीक है, तो समझ गए इसका दुष्परिणाम या हानियां। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समाधान के सुझाव। यदि इस समस्या के समाधान की बात करें तो बहुत सिंपल सा बात है। इसका कारण क्या है? मनुष्य की लोभ और लालच की प्रवृत्ति। तो जब तक मनुष्य अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएगा, ठीक है, लोभ और लालच की प्रवृत्ति का त्याग नहीं करेगा, तब तक दहेज प्रथा का अंत होना क्या है? मुश्किल है। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए समाज में जागरूकता लानी होगी। ठीक है, और वो भी जागरूकता कहाँ लाने की जरूरत है? कोई भी बड़ा परिवर्तन समाज में कहीं भी किसी भी देश में आता है तो देश का युवा लाता है। इसीलिए सबसे पहले देश के युवाओं को ठानना होगा कि हम दहेज न लेंगे न दहेज देंगे। अगर युवा ठान ले, ठीक है, अगर युवा ठान ले तो निश्चित तौर पर दहेज को खत्म किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत परिवार से होगी, परिवार से धीरे धीरे समाज में फैलेगा और फिर देश निश्चित तौर पर जागरूक होगा। ठीक है, इसीलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष यही निकलता है कि दहेज प्रथा जो है हमारे सामाजिक तंत्र को धीरे धीरे कमजोर करती चली जा रही है, दीमक की तरह खाती चली जा रही है। अतः यदि भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी है, महिलाओं के सम्मान को यदि बचाना है, तो निश्चित तौर पर दहेज प्रथा को जो है खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना दहेज प्रथा को खत्म किए महिलाओं के सम्मान को, उनके अधिकारों को, घर परिवार में जो उनका ओहदा है उसको बचाने के लिए निश्चित तौर पर आपको दहेज को खत्म करना होगा। तभी इस देश का
इस समाज का कल्याण हो सकता है, क्योंकि पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ठीक है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, देवताओं का निवास होता है। अतः हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस संदेश को समझ गए होंगे। ये केवल एक निबंध नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने का एक माध्यम भी है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के बीच बैठकर इस वीडियो को देखें, ताकि घर परिवार के लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। ये पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।